वेलकम टू जीके बडी ऑफिशियल। दोस्तों, यह सीजी व्यापम पटवारी के लिए कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके आगे का पार्ट्स भी आप लोगों के लिए लेकर के आएँ। दोस्तों, यह सीजी व्यापम पटवारी के अलावा आरआई हॉस्टल वार्डन और अन्य एग्जाम जो कि सीजी व्यापम में होते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस होता है, उसके लिए यह यूज़फुल है। साथ ही साथ आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एमपी व्यापम, यूपी ट्रिपल एससी और एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी यह यूज़फुल है। दोस्तों, यदि आप लोगों का हमें सपोर्ट अच्छा मिलता है, लाइक और शेयर यदि ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सीजी व्यापक पटवारी का सिलेबस है कंप्यूटर का, उसे हम हमारे चैनल पे पूरा उसे कवर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, कि कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर क्या है दोस्तों? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। किसे इनपुट के रूप में ग्रहण करता है? डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। तो कंप्यूटर, तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर क्या होता है। आप सभी ने कंप्यूटर देखे हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, कि जो इनपुट होता है, कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, कि इनपुट को ये आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करता है। बस यही एक प्रिंसिपल है दोस्तों, कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करता है। आपको इनपुट से आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। और कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पार्ट्स होता है जिसके कारण ये आउटपुट में कन्वर्ट होता है? तो ये होता है दोस्तों सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये नाम तो आपने ज़रूर सुने ही होंगे दोस्तों, कि सीपीयू क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपने आपके घर में कंप्यूटर होगा दोस्तों, या फिर आपने कहीं पर कंप्यूटर देखा होगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक डब्बा सा होता है जो कंप्यूटर के साइड में होता है अक्सर, या फिर नीचे कहीं पर भी रख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि मॉनिटर से कनेक्टेड होता है। तो फिर ये क्या होता है दोस्तों, आप इसे सीपीयू कहते हैं, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये सीपीयू नहीं है, ये एक कैबिनेट है। इस कैबिनेट के अंदर अंदर एक मदरबोर्ड होता है और उसके किनारे पर एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि सीपीयू होता है, जिसमें ऐसे पैर टाइप से रहते हैं दोस्तों। तो फिर ये सीपीयू होता है। यहीं से क्या होता है दोस्तों, आपका प्रोसेसिंग का वर्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये आपने समझ गए कि कंप्यूटर क्या होता है। इस यदि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखिए कि यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और आउटपुट को कंप्यूटर क्या करता है, सॉरी, इनपुट को कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है। बस इतना लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिए कि कंप्यूटर क्या होता है। लेकिन यह कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये भी एक प्रश्न आता है दोस्तों, कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुए। इसे कंप्यूटारे भी बोलते हैं, कुछ लोग कंप्यूटारे पढ़ते हैं, कहीं पर इसे कंप्यूटर भी लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये ग्रीक भाषा कंप्यूट शब्द से हुई है, ये वाला ज़्यादा आता है दोस्तों, और बहुत सारे जगह पर भी बुक में यही पब्लिश लिखा हुआ रहता है। लेकिन लैटिन भाषा से कंप्यूटारे शब्द से हुई है, लेकिन विशेषज्ञ क्या मानते हैं, इसे ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। लेकिन दोस्तों, यह जो आपका लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर है और ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है गणना करना। ठीक है दोस्तों, गणना करना, अर्थात कंप्यूटर क्या है? एक गणना करने वाली मशीन है दोस्तों। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? यह पहले के एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते थे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। जब पहले एग्जाम का लेवल लो था तो यही एक फेवरेट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में दोस्तों संगणक कहा जाता है। संगणक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एक ऐसी मशीन जो कि गणना करने वाली है। एक ऐसी मशीन जो कि गणना करने वाली है, अर्थात आप कंप्यूटर से क्या समझ रहे हैं दोस्तों? एक गणना करने वाली मशीन। लेकिन दोस्तों, गणना, यदि कंप्यूटर का कार्य गणना करना है, ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेटर भी तो अवेलेबल है। आप कैलकुलेटर से भी तो गणना कर सकते हैं ना भाई। कि आपने से ऐसा सोचा है दोस्तों, कि जब गणना करने के पास जब गणना करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर उपलब्ध है, तो फिर कंप्यूटर की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है दोस्तों, कैलकुलेटर भी क्या है? एक गणना करने वाला यंत्र है, और कंप्यूटर भी क्या है? एक गणना करने वाला यंत्र है। तो इन दोनों में अंतर ही क्या हुआ? ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता तो होता क्या है कंप्यूटर और कैलकुलेटर में?
तो कैलकुलेटर में दोस्तों जनरली क्या होता है, अंकगणितीय गणनाएं की जाती है। अंकगणितीय गणनाएं मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन, मतलब जैसे कि आपका हो गया जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। तो ये सारे जो वर्क होते हैं वो कैलकुलेटर करता है। लेकिन कैलकुलेटर जो है वो तार्किक गणनाएं, जो आपकी लॉजिकल कैलकुलेशन है, उसको यह करने में सक्षम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब यह तुलना करने में सक्षम नहीं होता है। आप सिर्फ इसमें से जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, यही जो संक्रियाएं होती है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, वो आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो आपका लॉजिकल कैलकुलेशन है, उसे आप कैलकुलेटर के थ्रू नहीं कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, दो तरह की गणनाएं होती हैं। कंप्यूटर में दो तरह की गणनाएं होती है। एक होती है दोस्तों आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशन और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन से तो आप समझ ही रहे हैं दोस्तों कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, जो आपकी संक्रियाएं होती है ये आती है। और बात करें लॉजिकल कैलकुलेशन की, तो लॉजिकल कैलकुलेशन में दोस्तों जैसे कि 4 और 5 के बीच में आपको तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो इसमें जनरली दोस्तों जो साइन होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बराबर नहीं है, ये सारे साइन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या होते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में दो तरह का कैलकुलेशन होता है। एक हो, एक होता है आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशन और दूसरा कौन सा होता है, लॉजिकल कैलकुलेशन। तो लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों तरह का कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है दोस्तों कंप्यूटर और कैलकुलेटर में, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि दोनों तो गणना करने वाली मशीन है लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो फिर आप बता सकते हैं कि कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर में अरिथमेटिक के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशन भी किया जाता है। अब देखें दोस्तों कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, ऐसे इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं कि मतलब कंप्यूटर का ऐसा कौन कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों जिसके कारण ये क्या हो रहा है, अभी व्यापक रूप से इसका यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी स्पीड। दोस्तों कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। यदि हम कैलकुलेशन करने के लिए बैठे तो फिर हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि जो बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन है उसको आपको सेकंड में ही वो आपको कैलकुलेट करके आपको उसका रिजल्ट दे देता है। ठीक है दोस्तों, अब गति इसकी स्पीड हाई है तो फिर हमारी क्या होती है दोस्तों, समय की बचत होती है इससे। स्थायी और विशाल भंडारण क्षमता, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन, यदि हम सामान्य मानव की तुलना करें तो। ठीक है दोस्तों, यदि अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यदि आप कुछ दिन कंप्यूटर नहीं पढ़े तो हो सकता है कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आप बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएं। अभी जो पढ़ रहे हैं उससे आप बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि जो जानकारियाँ होती है उसे स्टोर करके रखती है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और आपको समय पर वो चीज़ें अवेलेबल हो पाती है। तीसरा है दोस्तों त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी। यदि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो संभावनाएं होती है कि कहीं पर भी क्या होती है, थोड़ी सी लापरवाही हो गई या फिर कहीं पर हमारे से खुद से मिस्टेक हो गया, तो उससे क्या हो सकता है कि आपको एक्यूरेसी मतलब कुछ त्रुटियां आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि यदि कैलकुलेशन के लिए आपने इंस्ट्रक्शन दिए तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। मतलब इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी होती है। अब जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, यह कंप्यूटर क्या करता है, तुरंत निर्णय लेता है। आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर में तो इंस्ट्रक्शन के अनुरूप वो क्या करेगा, तुरंत उसका निर्णय लेगा और तुरंत आपको ही प्रोसेस करके वो आउटपुट के रूप में रिजल्ट देगा। गोपनीयता, सेक्रेसी, कंप्यूटर में हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं। पासवर्ड का यूज़ करके अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसे आप क्या रख सकते हैं, गोपनीय रख सकते हैं। कार्यों में एकरूपता, कंप्यूटर के कार्यों में यदि समान इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो फिर आपको सिमिलरिटी देखने के लिए ही मिलेगी दोस्तों। पुनरावृत्ति, इसमें रिपीटेशन होती है। विश्वसनीयता, यदि बात करें कि कंप्यूटर क्या होता है, त्रुटि रहित होता है, तो त्रुटि रहित है मतलब इसमें गलतियां कम है, तो इस पर क्या कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीयता होती है। इस पर स्फूर्ति, एजिलिटी, आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए, इनपुट डाले, तो आपको कंप्यूटर कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा मन नहीं है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा या फिर यह कार्य मैं नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए तो फिर कंप्यूटर आपका काम को तुरंत करके देगा। तो ये सारी दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण कंप्यूटर आज
व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। अब कंप्यूटर की विशेषता के बाद में दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग से तो आप भली भांति परिचित है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सीजी व्यापम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, पुस्तकालय, डाटा प्रोसेसिंग, रेलवे, एयरलाइन, संचार, मनोरंजन, गेम, प्रशासनिक, प्रकाशन, अनुसंधान, ये सारे क्षेत्र में किए जाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं तो कहूँगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है अभी। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये आप यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार और। साइंस, गवर्नमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल, एजुकेशन, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी किया जाता है। पब्लिशिंग, वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस, साइंस, ये सारे जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर क्या किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब कंप्यूटर का हम सिर्फ एडवांटेज देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन कंप्यूटर में कुछ कमियां भी मौजूद होगी। ठीक है, जहाँ पर कोई एडवांटेज अवेलेबल है तो उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ कमियां या लिमिटेशन भी देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें कि कंप्यूटर में क्या होता है, कॉमन सेंस नहीं होता है। कंप्यूटर में क्या नहीं होता है, कॉमन सेंस नहीं होता है। जो इंस्ट्रक्शन मिला वो सीधा उसका क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है दोस्तों, इसका आईक्यू नहीं होता है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होता है। जैसे हमारे अंदर में फीलिंग्स होता है, उस तरह से कंप्यूटर में क्या होता है, फीलिंग्स नहीं होता है। सोचने समझने की इसकी शक्ति नहीं होती है। जो इंस्ट्रक्शन मिला उसी पे ही ये क्या करता है, वर्क करता है। नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इंस्ट्रक्शन के अनुरूप डिसीजन लेता है, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है इसके लिए वह डिसीजन नहीं लेता है। कैसे करना है ये इसको पता है, लेकिन क्यों किया जा रहा है ये इसको पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नो लर्निंग पावर, इसके पास लर्निंग पावर नहीं है। और ये क्या होता है दोस्तों, यूजर डिपेंडेंट होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल कंप्यूटर जो है वो यूजर डिपेंडेंट है दोस्तों। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल सदुपयोग के लिए भी हो सकता है, दुरुपयोग के लिए हो सकता है। अब यह तो उसके यूजर पर निर्भर करता है कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा है। यदि अच्छा आदमी है तो फिर वो क्या करेगा, इसका सदुपयोग के लिए इस्तेमाल करेगा, और बुरा आदमी है तो फिर इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि साइबर फ्रॉड वगैरह काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर वो सब क्या है, इसका कंप्यूटर का मिसयूज करने के कारण ही हो रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, नो इम्प्लीमेंटेशन पावर, कैन नॉट एक्सप्रेस आइडियाज़ फॉर नॉलेज ऑडियंस। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर की आपने क्या देख लिया दोस्तों, सीमाएं देख लिया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह कंप्यूटर का भी पार्ट होता है दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट डेट्स वाला जो जीके का पार्ट होता है वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जो दिवस वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। तो इसको याद रख लीजिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में दोस्तों इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अब हमने पढ़ लिया कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो कंप्यूटर शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए, कंप्यूटर की शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न में यह भी आ सकता है दोस्तों कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा अर्पानेट का प्रयोग किया गया था। 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा क्या प्रयोग किया गया था, अर्पानेट का प्रयोग किया गया था। अर्पानेट का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसके फुल फॉर्म्स अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यहाँ से याद रखने की कोशिश कीजिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, नेट से क्या हो गया दोस्तों, नेटवर्क है। मतलब आपको ये शुरू के ही वर्ड्स याद रखने हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है दोस्तों,
अब उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ लिए कि कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न में यह भी आ सकता है दोस्तों कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो कब से हुई है। आजकल सी जी व्यापम का पैटर्न चेंज हो रहा है दोस्तों, सी जी पी एस सी भी चेंज हो चुका हुआ है। तो फिर इसमें अक्सर स्टूडेंट जो प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, जो जिस चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं, वहीं से ही क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम यदि दिलाया है तो फिर आपने देखा होगा कि साइंस का जो सेक्शन है वहाँ से आपको साइंस एंड एनवायरनमेंट से टोटल 36 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जो कि स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करके गए थे, मैक्सिमम 8 से 10 नंबर का ही एक्सपेक्ट करके गए थे दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें 1986 का जो एक्ट है उससे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों। ठीक है, तो फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिलेबस से रिलेटेड उसको भी हमें याद करते हुए चलना है और उसकी थोड़ी सी गहराई में जाके पढ़ाई करनी है दोस्तों, क्योंकि पटवारी में तो कम ही नंबर का है, लेकिन हॉस्टल वार्डन का यदि आप एग्ज़ाम दिलाओगे तो वहाँ पर कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। कई लोगों का सिलेक्शन और जो क्या बोलते हैं फेलवर के बीच में सिर्फ कंप्यूटर ही बाधा बन जाती है। तो इस कारण से इसको आप सीरियसली लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये दोस्तों 2 दिसंबर 2001 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, कब से शुरुआत हुई है? 2 दिसंबर 2001 से शुरुआत हुई है। 1 मिनट। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। अब टर्म्स देखते हैं दोस्तों, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बताया कि डाटा को हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं। तो बात ये आती है कि डाटा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डाटा क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। ठीक है दोस्तों, डाटा क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य। यह प्रोसेस से पहले की अवस्था होती है। साधारणतः डाटा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कंप्यूटर में प्रोसेस होने के पहले जो आपको अव्यवस्थित आंकड़ा होते हैं, जिसको आप क्या करते हो, इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों? डेटा होता है। इसे डाटा भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर इसे डेटा भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके 2 रूप है, मतलब इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला होता है न्यूमेरिकल डाटा या न्यूमेरिक डाटा, संख्यात्मक डाटा भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दूसरे अंक का प्रयोग किया नहीं जाता है, क्योंकि दूसरा कोई अंक होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी डाटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंकों का प्रयोग होता है, तो कौन सी डाटा है? यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल यदि बात करें कि जनगणना है, अनुक्रमांक आपका रोल नंबर है, परीक्षा में आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंकों का प्रयोग किया गया है वहाँ पर क्या होगा, संख्यात्मक डाटा होगा या न्यूमेरिक डाटा होगा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में दोस्तों इस तरह के डाटा में अंक, अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अंक, अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप रात में चैटिंग कर रहे हैं दोस्तों और आप किसी को लिख रहे हैं कल 2 बजे मिलना। ठीक है दोस्तों, कल 2 बजे मिलना। तो इसमें क्या आ गया, आपका अक्षर भी आ गया, इसमें क्या आ गया, अक्षर भी आ गया दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों क्या आ गया, अंक भी आ गया। तो यह जो डेटा है वो कौन सी डेटा होगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें अंक के साथ साथ अक्षर और साथ साथ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह मतलब जैसे कि ये देख लिए, हैश देख लिए, तो ये सारे क्या हैं, आपके अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। इसका एग्जाम्पल पता है दोस्तों, एग्ज़ाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि अनुक्रमांक जो है वो न्यूमेरिक डाटा है कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। एड्रेस क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है कि न्यूमेरिक होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो आदेश दिया जाता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे बोला जाता है इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। डाटा प्रोसेसिंग।
डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला जो विश्लेषण होता है तथा क्रियान्वयन होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। मतलब डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? एक ऐसा क्रिया होता है, मान के चलो, जो कि इनपुट को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सूचना या इन्फॉर्मेशन। अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो आपको परिणाम प्राप्त होता है, जो कि व्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित डाटा के बाद में आपको प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपको आउटपुट मिला, तो आउटपुट में क्या मिलता है दोस्तों? एक ऐसा परिणाम मिलता है जो कि व्यवस्थित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। अब हम स्टडी करेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर में फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ऐसे तो दोस्तों कंप्यूटर के फंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात करेंगे बेसिक फंक्शन के। ठीक है दोस्तों। तो इसमें होता है डेटा का इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज होता है, आउटपुट होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, मतलब फंक्शन होता है, वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आपका डेटा है, ठीक है, तो जो आपका डेटा है उसे क्या किया जाता है? उसे कंप्यूटर में आप डालोगे। ठीक है दोस्तों। तो कंप्यूटर में डालने के लिए क्या करते हैं? क्या कंप्यूटर फोड़ के ही उसमें डेटा को डाल दिया जाता है? ऐसा नहीं किया जाता है ना। कि कोई आप लोगों में से कोई किया हो तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। कैसे दोस्तों? कि कंप्यूटर कोई फोड़ के आप उसी में डेटा डाल दिए, तो कोई न कोई ऐसा मीडियम होगा ना जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम डेटा को कंप्यूटर में डालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए एक मीडियम होता है जिसे क्या कहा जाता है? इनपुट मीडियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा डालते हैं और यह जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? यह जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है इनपुटिंग कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर में इनपुट कराने का जो कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? इनपुटिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो फिर ये चीज़ें समझ में आई कि आप कंप्यूटर में डेटा को कैसे डाला जाता है। तो उसमें इनपुटिंग किया जाता है, इनपुट मीडियम के थ्रू डाला जाता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू डाला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आपने डेटा को तो डाल दिए कंप्यूटर में, इनपुट हो गया, डाटा का इनपुट हो गया। अब उसके बाद डेटा क्या होगा दोस्तों? सीधा जाएगा स्टोरेज में जाएगा। तो स्टोरिंग की जो प्रोसेस होती है, स्टोरेज में जाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टोरिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? स्टोरिंग कहा जाता है। तो स्टोरिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें कंप्यूटर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा व इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। और क्यों सेव करके रखा जाता है? ताकि डेटा के प्रोसेसिंग के समय इस डाटा का इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जा सके। जब आपका डेटा प्रोसेसिंग होगा दोस्तों, तो इस टाइम में क्या किया जा सके? इसका यूज किया जा सके। डेटा को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है। किस में स्टोर करके रखा जाता है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है। और बाद में डेटा आगे कहाँ भेज दिया जाता है? सीपीयू में भेज दिया जाता है। अब सीपीयू में क्या प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे कि सीपीयू में क्या करता है कि प्राथमिक मेमोरी से इसकी सूचना को प्राप्त करेगा। मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है वहाँ से आपकी क्या करता है? ये सूचना को प्राप्त करता है। उसके बाद यह निर्णय लेता है कि यह किस प्रकार की डेटा है और उसके लिए उचित कार्य क्या हो सकता है। और ये आपका क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करेगा। और जब सीपीयू की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से मतलब कार्य पूर्ण हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, तो वह आगे क्या होता है? डेटा को निर्देश व सूचना भेजने के लिए क्या कर देता है? आउटपुट जो डिवाइस होता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर, मॉनिटर, स्पीकर, यहाँ पे वो भेज देता है, जहाँ से आप क्या करते हो? अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यह जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आप डेटा को इनपुट किए, उसके बाद डेटा जाता है स्टोरेज में, प्राइमरी मेमोरी में रहता है। क्यों में रहता है? क्योंकि आप प्रोसेसिंग के समय में आप उसका यूज़ कर सकें। जब प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, तो उस टाइम क्या करता है कि यह जो स्टोरेज में आपका मतलब प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है उसको वो मतलब उसको वो ग्रहण करता है। उसके बाद में क्या करता है? ये निर्णय लेता है, मतलब आपको यहाँ से क्या करता है? प्राप्त करता है। और प्राप्त करने के बाद में वो क्या करता है? निर्णय लेता है कि यह किस प्रकार की डेटा है और उसके लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए। उसके बाद में ये प्रोसेसिंग होता है और वो कहाँ जाता है? आपके आउटपुट डिवाइस में चला जाता है, जहाँ से आप क्या प्राप्त करते हैं? इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आप डेटा प्रोसेसिंग से क्या समझते हैं दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग से क्या समझते हैं? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों जिस टाइम क्या हुआ था कि कंप्यूटर का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये जो सारे प्रोसेस होते थे, जैसे कि आपका डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक है, डेटा कलेक्शन, आउटपुट, इनपुट, तो ये सारी जो चीज़ें होती थी दोस्तों,
वो किसके थ्रू किया जाता था? वो किया जाता था दोस्तों मैनुअल किया जाता था, मतलब हस्तचलित मेथड के थ्रू किया जाता था। ठीक है दोस्तों, वो हस्तचलित किया जाता था, मनुष्य के द्वारा किया जाता था। तो यह क्या होता था दोस्तों, यह बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था और साथ ही साथ कुछ मिस्टेक होने की भी संभावनाएं रहती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी का विकास होते गया और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, फिर ये जो प्रोसेस है दोस्तों वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किया जाने लगा और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर के द्वारा किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो जो डेटा प्रोसेसिंग होता था वो जब कंप्यूटर के द्वारा किया जाने लगा तो उसे क्या कहा जाने लगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी। जब कंप्यूटर नहीं था तो जो प्रोसेस होता था, मतलब जैसे कि आपका इनपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, स्टोरिंग हो गया, आउटपुट हो गया, तो ये सारे प्रोसेस जो थे मैनुअल किए जाते थे, हस्त चलित मेथड के थ्रू किया जाता था। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर का विकास हुआ तो फिर ये सारे जो कार्य है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाने लगा, जिसे क्या कहा जाने लगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है। और जो डेटा प्रोसेसिंग होता है उसका आपसे पूछ दिया जाए कि मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा, यानी कि आपका जो कच्चा डाटा है उसको व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना है। डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि कच्चे डेटा से यानी अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित रूप में प्राप्त करना होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपकी जो इनकमिंग डाटा है, मतलब जो रॉ डाटा है, उसको आप क्या करोगे दोस्तों, इनपुट मीडियम में, मतलब इनपुट डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर में इनपुट कराएंगे। उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये थी दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही स्टडी करते हैं। फिर कल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में इसके भाग पढ़ेंगे, अंदर के डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक से आए हुए सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में, उसको हम कवर किए हुए हैं, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं कि कुछ भी ऑब्जेक्टिव कहीं से भी उठा के पढ़ने लग जाते हैं दोस्तों। तो उससे बेटर यह है कि जो पेपर में आया हुआ है उसको रीड करो और वहाँ पे आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको भी पता चले कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो मतलब किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपके अंदर में कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही, और आपको इसका बेनिफिट जो एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो फिर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो फिर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से हमें जितना सपोर्ट मिलेगा हम उतनी ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर में भी कॉन्फिडेंस आते जाएगा और हम आपके लिए और बेटर करने की कोशिश करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।